गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस मी विकास वेरीफाइड के चैनल पे। अभी तक हम प्लांट न्यूट्रिशन पढ़े थे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम लाए थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट उसको पढ़े थे, और अभी जो मैं स्टार्टअप जो हम लेने वाले हैं ऑस्मोसिस से लेने वाले हैं। तो ऑस्मोसिस में पहले से समझिएगा, एक केस होता है आपका हाइपोटोनिक, एक केस होता है आपका हाइपोटोनिक। फिर से मैं समझा देता हूँ। ऑस्मोसिस में पहला केस हम अभी समझाने वाले हैं, कुछ अच्छा ट्रिक देके या जो कॉन्सेप्चुअल है उसको देके, ज़्यादा को टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हाइपोटोनिक से आप क्या समझते हैं। मतलब किसी भी सेल में वाटर का आना और जाना, मतलब वाटर का आना और जाना डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब सेल के बाहर कितना कंसंट्रेशन है, ज़्यादा है या कम है, उस पे डिपेंड करता है वाटर का आना या जाना। फिर से समझा दूँ कि सेल, मतलब मान लीजिए सेल है, तो सेल में कितना पानी आएगा, कैसे पानी नहीं जाएगा, मतलब वाटर का जो मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल कंसंट्रेशन पे। अब समझिएगा कि हाइपोटोनिक में पहला कॉन्सेप्ट, और ध्यान को मत भटकाइएगा, कि ये अगर सेल है, ये अगर आपका सेल दिख रहा है और सेल के बाहर डाइल्यूटेड वाली बात है। मतलब डाइल्यूटेड मतलब है कि डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन, मतलब कोई अगर ये सेल है और इसके बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब डाइल्यूटेड मतलब समझ सकते हैं कि ज़्यादा, मतलब सेल में मतलब कम है, ऐसे समझ लीजिए कि कोई पानी जो सेल में है वो कम है, मात्र 2 kg पानी है, और इसके बाहर 5 kg पानी। मतलब हाइपोटोनिक में पहला कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया कि सेल के बाहर डाइल्यूटेड वाली बात है, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है, डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन है। मतलब ये सेल है, सेल में अगर 2 kg पानी, मैं बस मैं समझा रहा हूँ, बस ऐसे 2 kg अगर पानी है तो सेल के बाहर 5 kg है। मतलब ये जो कंडीशन है उसको हम लोग कह देते हैं डाइल्यूटेड कंडीशन। तब समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे, आप पहले ही पढ़े होइएगा कि ज़्यादा के तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ पानी आता है। मतलब ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी कि कंसंट्रेशन, जिधर अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा वो कम की तरफ आएगा। तो अब समझिएगा ऐसे कि ये सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन था, तो जितना भी पानी था अब वो सेल में आने लगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि सेल जो होता है स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। इतना पहले समझ में आ गया। फिर से हाइपोटोनिक का हम केस आपको समझाएं। हाइपोटोनिक केस में सबसे पहले ये समझना है कि आउटसाइड द सेल जो कंडीशन होता है वो डाइल्यूटेड होता है, आउटसाइड द सेल वो डाइल्यूटेड होता है। इतना समझ में आ गया। और इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि डाइल्यूटेड होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि इस केस में क्या होगा, ये फूलेगा या श्रिंक हो जाएगा, मतलब ये स्वेलिंग होगा या श्रिंक हो जाएगा। तो आप समझिएगा कि पानी जो होता है ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 10 kg है और यहाँ पे अगर 5 kg है, तो पानी का मूवमेंट जो होता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जाने लगता है। इतना समझ में आ गया। तो एक ऐसा हाइपोटोनिक को समझने से पहले आराम से समझ जाओ कि सेल के बाहर कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो बाहर का जो पानी रहेगा वो सेल में आते रहेगा। तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये सेल जो है स्वेलअप हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हाइपरटोनिक में, तो हाइपोटोनिक से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। हाइपोटोनिक से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ये हम नहीं बोलेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ आप समझिएगा बड़ा इजी से कि ये अगर सेल था, ये आप इसमें समझिएगा, ये सेल है, तो सेल में जो होगा वाटर ज्यादा होगा और इसके जो बाहर जो होगा वाटर वो कम होगा। इसके जो बाहर वाटर होगा ये कम होगा। मतलब मान लीजिए अगर सेल में 10 kg पानी है तो बाहर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पहला आराम से याद रखिएगा कि हाइपोटोनिक का करवा के फिर हाइपर पे चलते हैं एक बार और समझा के कि
कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब डाइल्यूटेड रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ से कम की तरफ पानी आने लगता है, इसका मूवमेंट ऐसे होने लगता है, इसीलिए यह यहाँ पे स्वेलिंग नजर आता है। अब हाइपरटोनिक में चलेंगे, हाइपोटोनिक में जस्ट अपोजिट है, यहाँ ज्यादा था सेल के बाहर कंसंट्रेशन, तो यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा था तो यहाँ कम है, और सेल में अगर यहाँ ज्यादा कम था तो यहाँ ज्यादा वाटर है। इतना समझ में आ गया? मतलब ऐसे समझिएगा कि हाइपोटोनिक में, फिर से हाइपोटोनिक में बाहर का कंसंट्रेशन जो है वह कम होता है, लेकिन सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब सिंपल सा चीज है, इसका मूवमेंट कैसे होगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर होगा, ये मूव करने लगेगा, ऐसे ये बाहर निकलने लगेगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये सेल जो है ये श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि डाइल्यूटेड में, मतलब कंसंट्रेशन जब सेल के बाहर जब ज्यादा रहेगा तो उस समय क्या होगा, तो उस समय वो स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, हम आपको बता दिया पहले ही। दूसरा हाइपोटोनिक में क्या होता है, दूसरा हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, सिंपल सा तरीका आपको याद रख लेना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, कि कंसंट्रेशन इसमें बाहर कम रहता है, दैट्स व्हाई सेल में ज्यादा रहता है, इसके कारण हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करने लगता है। अब जब ये मूव करता है तो पानी निकलते गया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे श्रिंक हो गया। अब चलते हैं तीसरा आइसोटोनिक पे, थर्ड कॉन्सेप्ट चलते हैं आइसोटोनिक में। इसमें क्या होता है, बाहर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन सब दोनों सेम रहता है। इतना पहले समझ में आ गया कि आइसोटोनिक में, फिर से समझा दूं, आइसोटोनिक में जो कंसंट्रेशन जो सेल के बाहर का रहता है वह और जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन रहता है दोनों सेम रहता है, जिसके कारण यहाँ पे पानी ना इधर जाता है ना उधर जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं फ्लैशिंग। इतना तो समझ में आ गया। तीन सा चीज होगा, तीन सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि कौन किस में हुआ कौन किस में नहीं हुआ। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, तो कहाँ कम, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम तो सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा। एक बार रिवीजन अच्छे ढंग से ट्रिकी वाइज में चलते हैं। हाइपो मतलब कम, कहाँ कम, सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन और सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा। तो अब ज्यादा से कम की तरफ आएगा, तो ये जो होगा धीरे धीरे 5 से 2 की तरफ आएगा, धीरे धीरे यहाँ 4 5 ऐसे ये स्वेल अप होने लगेगा, ये फूलने लगेगा। तो हाइपोटोनिक में जो होता है डाइल्यूटेड रहता है कंसंट्रेशन, मतलब सेल के बाहर ज्यादा रहता है, और इसमें स्वेल अप बड़ा सिंपल सा तरीका। और हाइपर ज्यादा, हाइपर गुस्सा, तो गुस्से को आ गया गुस्सा, तो इसमें ज्यादा मटेरियल और इस बाहर में थोड़ा सा कम है। तो अब होता क्या है कि ये ज्यादा से कम की तरफ मूव होगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब आइसोटोनिक की बात हम करते हैं भाई, सिंपल सा तरीका है कि आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में समझो सेल को कुछ नहीं हो रहा है, सेल को कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब न गुस्सा है न ठंडा है, मतलब नॉर्मल है, तो कंसंट्रेशन बाहर भी सेम रहेगा और अंदर भी सेम रहेगा। तो बड़ा अच्छा ढंग से समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इनहिबिशन किसे कहते हैं, सिंपल सा तरीका, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा कचरा ना हो, इसके कारण हम इस ब्लैक चीज को थोड़ा सा हम इसको मिटाना चाहेंगे, क्लियर ना। अब हम चलेंगे, इसमें याद रख लीजिएगा, हाइपर में श्रिंक हो जाएगा, हाइपो में स्वेलिंग हो जाएगा, और आइसो में फ्लैसिड होगा, कुछ इधर उधर कुछ हलचल नहीं होगा। अब हम समझेंगे इनहिबिशन किसे कहते हैं, सिंपल सा तरीका है, इसको ऐसे समझिएगा, इस टॉपिक को बड़ा इजी से समझ जाइएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें कि सॉलिड जो होता है एब्जॉर्ब करता है,
फिर से हम समझा दें कि इनहेलेशन को बड़ा सिंपल सा, ये स्पेशल टाइप का ये डिफ्यूजन है जिसमें सॉलिड जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब ऐसे समझिए कि आप 2 दिन से कुछ खाना पीना नहीं खाए हैं और एक 4-5 कुंटल आपको चिकन खाने को मिल जाए या कुछ भी, जो आप चिकन नहीं खाते वो समझ जाए, कुछ भी खाने को मिल जाए तो मेरा शरीर जो है वो फूल जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें? तो यही होगा कि स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है तो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे तरह इसका वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप बहुत खाना पीना बहुत ज्यादा कभी खा लेते हो तो आपका पेट निकल जाता है, तो सेम इसी तरह से इसका पेट निकल गया, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया। अब चलते हैं कि प्लांट में रूट एब्जॉर्ब कैसे करता है वाटर और मिनरल्स को, उसी में सिम्प्लास्ट चलेंगे, एपोप्लास्ट चलेंगे, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा वहां पे दे दिया गया है, डेट्स व्हाई अगर नहीं समझते हैं तो रट्टा मार फिक्सेशन चलता है। तो आई थिंक इसके बाद अभी मैं जो आपको समझाऊंगा कि हाउ टू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो उसको जब समझाऊंगा उसके बाद हम इस पे चलेंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था। अब समझेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे हाउ डू एब्जॉर्ब प्लांट वाटर एंड मिनरल्स। अब समझेंगे ऐसे फिगर के साथ समझा रहे हैं, उसके बाद ये दोनों एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट आपके खिदमत पे इतना अच्छा शानदार पेश होगा कि कभी भी भूलिएगा नहीं। ये इट्स माय चैलेंज। ऐसे समझो, मान लो ये रूट है आपका, ये क्या हुआ, रूट है, ये आपके पास रूट है, तो आपको पहले ही से पता होना चाहिए कि वाटर और मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर। और रूट हेयर कहाँ जाता है, एपिडर्मिस लेयर के ऊपर में। इतना तो पहले समझो, थोड़ा सा यहाँ पे जान जाओ, फिर इसके बाद हम बताते जाएंगे और आपको हम समझाते जाएंगे। फिर से ऐसे समझिएगा बड़ा इजी से कि ये प्लांट है, तो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, है ना। तो हम समझते हैं वाटर को कैसे कर रहा है, उसी पे हम समझते हैं। तो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सबसे पहले याद रख लो कि ऑलमोस्ट आप लोग जानते होइएगा कि वाटर जो होता है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, किसके मदद से, रूट हेयर की मदद से। और रूट हेयर कहाँ रहता है, एपिडर्मिस पे। अब ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे आपका जो एपिडर्मिस है और इसके ऊपर में रूट हेयर है। अब समझिए कि ऐसे कुछ इस ढंग से, थोड़ा सा इसको हम अभी यहाँ पे मेंशन करने का कोशिश करते हैं। ये आपका इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसी पे हम थोड़ा लिख देंगे, इनहेलेशन को आप लिख लो, और जब फिगर जब जाएगा तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट एकदम खतरनाक तरीके से दिमाग में आपको बैठेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। अब इसको हम मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा, अगर हम बाहर अभी गए तो फिर मेरा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अभी नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि ये प्लांट है और प्लांट ये रूट हेयर और इससे एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। ये आपका रूट हेयर क्या है, रूट हेयर, ये आपका रूट हेयर, और रूट हेयर के अंदर रहता है सेल। रूट हेयर के अंदर रहता है सेल। और अगर आप इतना 2 चीज समझ गए हैं तो आप सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट समझ गए। फिर से समझिएगा पहला कॉन्सेप्ट कि विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर प्लांट कैन बी एब्जॉर्ब वाटर। तो रूट हेयर के मदद से प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये, और रूट हेयर कहाँ रहता है, एपिडर्मिस के ऊपर। अब समझिएगा ऐसे कि ये रूट हेयर है, रूट हेयर के अंदर आपका आता है सेल। अब यहीं पे हम आपको सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट समझा देते हैं। यहीं पे एपोप्लास्ट को आई थिंक इसी फिगर से आपको समझ में आया, जादू देगा। ये रूट हेयर है, ये एब्जॉर्ब किया पानी, इसके मदद से रूट हेयर की मदद से, तो ऐसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और ये दोनों जो सेल है, इस दोनों सेल के
बीच से चला जाता है। कहाँ? नीचे। फिर कहाँ जाएगा ये ऐसे समझ आइए कि आपका एपिडर्मिस, ठीक है। कोई दिक्कत? मान लीजिए ऐसे, तो मान लीजिए रफली डायग्राम हम बना देते हैं। तो ऐसे समझिएगा एपोप्लास्ट का कि रूट हेयर के मदद से वाटर्स आया, ठीक, और रूट हेयर को क्रॉस किया, हाँ, और रूट हेयर के अंदर सेल है, तो ये सेल के ऊपर से नहीं जाता है, ये सेल के दो बीच वाले भाग से चला जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा कि एपोप्लास्ट किसे कहते हैं। जब वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर के द्वारा और दो इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है दो सेल के बीच से जब क्रॉस करता है तो उसे कहते हैं हम लोग एपोप्लास्ट। फिर से समझिएगा एपोप्लास्ट में क्या होता है। एपोप्लास्ट में होता ही है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है जब रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा तो दो सेल के बीच से क्रॉस करेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्रॉसिंग बिटवीन टू सेल या इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक। अब इसमें कोई बैरियर आपको नजर आया, तो रूट हेयर है तो रूट हेयर है और ऐसे 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 करके जा रहा है। यहाँ कुछ बैरियर आया, बैरियर नहीं नजर आया, तो यहाँ पे कोई भी बैरियर नजर नहीं आता, रुकावट में छेद नजर नहीं आता। इतना तो आई थिंक 100% समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा मैं चेहरा को ठीक कर लेता हूँ फ्रेश। अब हाँ, यहाँ तक हमने बताया था कि इस बड़ा सिंपल सा तरीका है ये कि रूट हेयर में आएगा और क्रॉस करेगा और ये नीचे के तरफ ये जाएगा तो दो सेल के बीच से जाएगा, तो ये क्रॉसिंग बिटवीन टू सेल और यहाँ पे कोई बैरियर नहीं नजर आया। लेकिन सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि सेल जब ये रूट जब एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर, ये आता है तो ये दोनों के बीच से नहीं आता है, बल्कि ये सेल है इसके ऊपर से जाता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से जाता है। तो यहां लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर सेल मेम्ब्रेन, क्रॉस ओवर सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ गया। या फ्लो ऑफ वाटर ओवर द सेल मेम्ब्रेन, यहां पे ऐसे लिखेंगे इजी वे से फॉल ऑफ वाटर ओवर सेल मेम्ब्रेन। बदल देंगे। अब इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे ये जाएगा तो इसके नीचे ये रहता है इंडोडर्मिस और इंडोडर्मिस के ऊपर एक कैस्पेसियन कैस्पेसियन रहता है, ठीक, और वो बना रहता है साइब्रियन से, ठीक। और जब ये नीचे आता है तो एक बैरियर प्रोवाइड करता है, कौन? कैस्पेरियन ट्यूब जो रहता है ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है। ऐसे समझिएगा आराम से कि एपोप्लास्ट जो होता है दोनों के बीच से जाता है और कोई बैरियर नजर नहीं आता और इसीलिए ये क्या होता है, फास्ट होता है। समझ में आ गया? इसीलिए क्या होता है, ये फास्ट होता है, ठीक। सिम्प्लास्ट जो होता है ये सेल के ऊपर से क्रॉस करता है, मतलब फ्लो ओवर द सेल मेम्ब्रेन, इतना तो क्लियर हो चुका होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि अब ये नीचे जाता है तो बैरियर नजर आता है, तो यहाँ पे बैरियर है, इसको पहले समझो। यहाँ पे एक बैरियर है, यहाँ पे एक बैरियर है। बैरियर होने के कारण कौन सा बैरियर, इसको बाद में समझाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है सिम्प्लास्ट में ये स्लो हो जाता है। तो पहले तो आराम से सिंपल समझ जाइएगा। एक सिम्प्लास्ट में इसके ऊपर से गुजरा, इंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पेसियन रहता है, वो बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक। और जब बैरियर होगा तो ये स्लो हो जाएगा और कैस्पेसियन जो होता है साइब्रियन से बन के तैयार होता है। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही था। आज का मतलब इस में आपका ऑस्मोसिस किसे कहते हैं,
फिर इनहेबिशन किससे करता है उसको समझाया, रूट कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर को उसको समझाया, उसके प्रोसेस उसके बेस में दो टाइप का होता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट जो होता है ये दोनों के बीच से क्रॉस करता है, एपोप्लास्ट दोनों के बीच से क्रॉस करता है, सिम्प्लास्ट इसके ऊपर से जाता है, बैरियर इसमें नहीं होता है एपोप्लास्ट में और ये फास्ट जाता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया सिम्प्लास्ट में यहाँ बैरियर होता है, इंडोडर्मिस के ऊपर जो कैस्पिशन एक ट्यूब रहता है वैक्सी लाइट में उसके ऊपर वो प्रेजेंट रहता है, और तीसरा जिसके बैरियर होने के कारण यहाँ पे सोलो हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है आपका कि माइकोराइजा मतलब फंगस, यहाँ पे समझ आइएगा ये बड़ा ही रहता है फंगस और हाइयर जो प्लांट है ये दोनों में दोस्ती रहता है, फंगस और हाइयर प्लांट में दोस्ती रहता है। तो फंगस क्या करता है यहाँ से वाटर्स और मिनरल्स इस प्लांट को देता है और प्लांट इसके एवज में इसको फोटोसिंथेसिस के रूप में फूड देता है। तो एक एग्जांपल थोड़ा सिंपल सा, जरा ये सब चलते हैं